हेलो बच्चों, राधे राधे। आज हम लोग वेक्टर के सेकेंड लेक्चर पे आ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाइए फर्स्ट लेक्चर देखिए और उसके बाद यहाँ तक आइए। ठीक है, जिन्होंने देखा है मैं उम्मीद करता हूँ लोग साथ साथ नोट्स भी अपनी कंप्लीट कर चुके होंगे बच्चों। ठीक है, वीडियो देखने का फायदा तभी है जब आप साथ साथ लिखते रहें बच्चों। जब लिखते रहेंगे तभी जा करके आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग आ चुके हैं वेक्टर के सेकेंड लेक्चर पे, जिसमें हम लोग आज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। किससे बच्चों? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते हैं कि ये कंपोनेंट क्या है, क्यों जरूरत है इसके बच्चों। देखिएगा, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है बच्चों कि दोनों कंपोनेंट आपस में हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। दोनों कंपोनेंट हमेशा कैसे होंगे बच्चों? 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, इसीलिए इनका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसकी जरूरत क्यों है, इसको पढ़ते ही क्यों है, अभी आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप लोग को समझ में आ जाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस बात को। ठीक है, मान लीजिए एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। ध्यान से समझिएगा बच्चों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते क्या है। ठीक है, अगर मैं इसको एक ट्राइंगल बना लूँ, ऐसे मान लीजिए एक ट्राइंगल बना लूँ और ये कहूँ कि इनके बीच का एंगल थीटा है। इनके बीच का एंगल बच्चों थीटा है। मैं कह रहा हूँ कि बी का कंपोनेंट करो, बी का कंपोनेंट करो। तो जरा एक बात सोचिए, आप अगर बी का करोगे, आप बी का कंपोनेंट करोगे तो आपके पास ट्राइंगल है ओ पी क्यू। मैं कह रहा हूँ ओ क्यू बताओ, ओ क्यू बताओ। क्या ध्यान से सोचिएगा, ओ क्यू बताओ। तो क्या कॉस थीटा लोगे? इस ट्राइंगल में अगर कॉस थीटा ले लोगे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको? बेस यानी कि ए। अगर कॉस थीटा लेने जाओगे तो ए अपॉन बी। तो अगर चाहो तो ए किसके बराबर दिख रहा है आपको? ए की डायरेक्शन में आपको क्या दिखा है? बी कॉस थीटा। ए की डायरेक्शन, ए के लिए आपको क्या दिख रहा है? बी कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों इधर वाली लाइन को अगर मैं पूछूं इसकी वैल्यू बताओ पी क्यू की, तो वो कितना जाएगा? बी साइन थीटा। क्लियर है बात, हाँ या ना? ठीक है, तो इस बात को जरूर सभी लोग ध्यान रखेंगे कि ये कैसे लिया गया ट्राइंगल से। फिलहाल हम लोग को ऐसे नहीं बच्चों, डायरेक्टली सीखने की जरूरत है। कैसे, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ये ए है, ये बी है, इनके बीच का एंगल थीटा बनेगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, दो क्वांटिटी का होना जरूरी है, वो भी दोनों वेक्टर क्वांटिटी का होना जरूरी है। ठीक, उनके बीच के एंगल का पता होना आपको जरूरी है। ठीक है, एंगल नहीं भी पता है तो एंगल हम लोग पता कर लेंगे, पर मेरे हिसाब से आपको इसका एंगल दिया होता है बच्चों। ज्यादातर केसेस में आपको एंगल इसका पता होता है। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट करना है, ध्यान से सीखिएगा मेरे साथ। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से ए का कंपोनेंट करना है। जैसे बोले क्या? ए का कंपोनेंट। मैंने देखो क्या बोल रहा हूँ, ए का कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट करना है, बी का नहीं। ठीक, तो क्या करिएगा बच्चों, जिसका कंपोनेंट बोले, ऑब्वियस है कि बी एक वेक्टर और होगा, अकेले कभी कोई कुछ नहीं दिया होगा। कैसे दिया होगा? ए का बी के साथ एंगल बन रहा है। ए किसके साथ एंगल बना रहा है? ए किसके साथ एंगल बना रहा है? बी के साथ। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ए का कंपोनेंट बोला है तो जिसके साथ एंगल बना रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिए, क्या? जिसके साथ एंगल बनाता है उसकी डायरेक्शन में एक लाइन खींच दीजिए, एरो बना दीजिए और इस पे लिख दीजिए ए कॉस थीटा। ठीक बात है, जैसे ये लिख देंगे, अब इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इनिशियल पॉइंट सबका सेम होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट सबका सेम होना चाहिए। लोकलाइज्ड वेक्टर है बच्चों। ठीक है, ए कॉस थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा? हाँ या ना? ऐसे बन जाएगा या फिर ऐसे बन जाएगा? बोलिए, क्या ये बात क्लियर है सबको? अब ये जो परपेंडिकुलर आप बनाएंगे, किसके परपेंडिकुलर बनाया? जो ये कंपोनेंट आपने कर दिया। ठीक, और इस पे लिखिए बच्चों ए साइन थीटा और इस पे लिखिए ए sin थीटा। अभी धीरे धीरे आपको ये समझ आ जाएगी, बहुत अच्छे से कर पाएंगे बच्चों। फिजिक्स में इसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा। अब सवाल है कि इसमें से और इसमें से कौन सा लेना है हमें। ध्यान रखिएगा बच्चों, हमें वो कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर में हमेशा ये दिक्कत रहेगी आपको। हमें वो कंपोनेंट लेना है कि अगर मैं दोनों कंपोनेंट को मिलाऊं तो जिसका कंपोनेंट कर रहा था वो बीच में आ जाए। जैसे अगर मैंने ए कॉस थीटा और इस वाले को लिया, इस वाले को आपने लिया और इसको लिया, तो इन दोनों को मिलाओगे तो ये बीच में ये आएगा क्या? नहीं आएगा। क्लियर है? यानी क्या करना है, जिसका कंपोनेंट कर रहे हैं बच्चों वो दोनों कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए, वो दोनों कंपोनेंट के बीच से होता हुआ जाना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए जैसे कि पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल का क्या है? डायगोनल है, डायगोनल में दिखना चाहिए। दोनों कंपोनेंट के डायगोनल की तरह वो दिखना चाहिए। क्या ये यहाँ पे डायगोनल की तरह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ या ना? क्या ऐसे समझ सकते हो कि दोनों कंपोनेंट के बीच में फंस जाना चाहिए? कौन? जिसका कंपोनेंट किया गया है। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ पा रही है बच्चे? क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ या ना? ठीक, तो हम कौन सा लेंगे बच्चों? ए वाला लेंगे, ए वाला नहीं लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, साथ साथ पेन पेपर लेके बैठिए और साथ ही साथ इसको बनाते रहिए।
ठीक है, फिर आगे देखिए। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों जरा यहाँ पे, नेक्स्ट वाला देखिएगा। मान लीजिए कि ए है आपका ए और मैंने कहा कि भैया ए है बी। ठीक, अच्छा एक बात और यहाँ पे आपको क्लियर कर दें बच्चों, जिसके साथ आप cos थीटा लिखते हो इसका नाम है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो दूसरा वाला होता है उसका नाम है वर्टिकल कंपोनेंट। कई बार बच्चों के मन में मिसकंसेप्शन रहता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब होता है वर्टिकल लाइन। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है बच्चों ये बात, मतलब ये लाइन इसको हॉरिजॉन्टल समझते हैं बच्चों और इसको वर्टिकल समझते हैं। नहीं बच्चों, इन कंपोनेंट्स का नाम है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, इन कंपोनेंट्स का नाम है क्या, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कई बार एक सोचते हैं बच्चों कि हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हुआ कि हमेशा cos थीटा आएगा, हॉरिजॉन्टल का अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है इसका मतलब हमेशा cos थीटा आएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अभी आप आगे देखिएगा धीरे धीरे। जैसे एक बात और यहीं पे समझ लेते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए ये ए है, ठीक है, और एक मिनट, ये वाला एक है और ये के है, जरा इसको समझते हैं बच्चों। अगर ये ए है, ए बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है, जरा ध्यान से समझिएगा। अब मैंने फिर बोला ए का कंपोनेंट करो, मैंने फिर बोला क्या बच्चों, ए का कंपोनेंट करो, जरा करो ए का कंपोनेंट। तो पहले क्या सिखाया, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसकी डायरेक्शन में एक लाइन खींच दीजिए, हाँ या ना, उस पर लिख दीजिए ए कॉस थीटा। उस पर क्या लिखोगे बच्चों, ए कॉस थीटा। ठीक, और जो ये कंपोनेंट आपने किया है, जो ये कंपोनेंट किया है उसके परपेंडिकुलर ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है। इस पे हमेशा लिखना है ए साइन थीटा और इस पे भी लिखना है ए साइन थीटा। अब इनमें से कौन सा लेना है ये डिसाइड कर लेंगे आप। कैसे डिसाइड करेंगे, दोनों कंपोनेंट के बीच में आना चाहिए, डायगोनल की तरह दिखना चाहिए। कौन डायगोनल की तरह दिखना चाहिए बच्चों, जिसका कंपोनेंट कर रहे हैं। कौन दिखना चाहिए, जिसका कंपोनेंट कर रहा है, हाँ या ना। तो ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, हाँ या ना। ठीक, दो चार चीजें जब जैसे ही कर लोगे ना, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं बच्चों, आप सीधे सीधे अपने आप करने लगोगे, किधर की तरफ बनेगा, हाँ या ना। ठीक, अब एक बात सोचिए, ये लाइन तो वर्टिकल दिख रही है पर इसका नाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। मतलब आप समझिए, हमेशा ये दिमाग में बच्चे के मिसकंसेप्शन रहती है कि ए वाली लाइन जब बनेगी हॉरिजॉन्टल वाली तो इसके साथ हमेशा कॉस आएगा। बिल्कुल नहीं बच्चों, ये बात दिमाग में रखिए, जिसके साथ थीटा बनेगा उसके साथ कॉस आएगा और इस वाले का नाम होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नाम है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है यहाँ पे। क्लियर है। और ये देखिए, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है उसके साथ साइन आ रहा है, ये बात याद रखना है, हाँ या ना। क्या ये बात सबको क्लियर है, क्लियर है ये बात। ठीक है, चलिए इसको साथ साथ बनाते रहिए बच्चों, अगले पे चलते हैं। साथ साथ बनाते रहना है सबको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, कभी कभार मान लीजिए कि ऐसे है और मैंने कहा कि ए के लाइन है और ए के लाइन है, ठीक, इसके साथ एंगल बना थीटा। आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो, अगर ए है और ए बी है, मैंने कहा भैया इस वाली लाइन को हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए बच्चों। मैंने कहा कि ए का कंपोनेंट कर दीजिए, क्या कर दीजिए बच्चों, ए का कंपोनेंट कर दीजिए। तो क्या सीखा अभी आपने, जिसके साथ, क्या सीखा आपने, जिसके साथ एंगल बना रहा है उस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ क्या लिखेंगे आप, ए कॉस थीटा, हाँ या ना। और उसी वेक्टर के जिसका कंपोनेंट किया आपने उसके परपेंडिकुलर ड्रा करिए, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। कौन सा बनेगा आप खुद ही समझ गए होंगे अब तक, कौन सा बनेगा बच्चों, ए वाला। क्यों, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के बीच में आना चाहिए। कौन, जिसका कंपोनेंट किया जा रहा था। इस पे क्या लिखते हैं बच्चों, ए साइन थीटा और ए साइन थीटा। कौन सा लोगे, ए वाला, ए वाला नहीं लेंगे, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर हो रही है बच्चों, ठीक। तो दो तीन बातें हैं, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस लेते हैं, एक का कहेगा एक का कंपोनेंट करना होगा। चलिए ठीक है, इसको आपने बोलने लिख लिया, ठीक है बच्चों। अगला देखिए जरा मान लीजिए ये ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है, और ये थीटा है, ये है बी और ये है ए। मैंने कहा बी का कंपोनेंट करो, ध्यान से सुनिए, मैंने बोला बी का कंपोनेंट करो। इंपॉर्टेंट है ये बात, किसका कंपोनेंट करना है बच्चों, बी का कंपोनेंट करना है। तो सबसे पहले देखिए किसके साथ थीटा बना रहा है, ए के साथ बना रहा है, हाँ या ना। तो ए के डायरेक्शन में एक लाइन बनाएंगे, क्या क्लियर है ये बात। उस पर आप लिखेंगे बी कॉस थीटा, उस पर क्या लिखिएगा, बी कॉस थीटा। और जो ये कंपोनेंट बनाया है इसी के परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, इसी के परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए और इस पे लिखिए बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब तक आपको समझ में आना चाहिए, कौन सा लोगे, कौन सा लोगे, दोनों कंपोनेंट के बीच से निकलता हुआ दिखना चाहिए। कौन, जिसका कंपोनेंट किया जा रहा है। तो ए वाला लेंगे बच्चों और ए वाला नहीं लेंगे, हाँ या ना। क्या ये बात सबको क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ पा रही है बात बच्चों। क्या कंपोनेंट आप लोग कर पाएंगे, ढेरों आपके काम आएंगे,
ठीक है, ये भी बना लिया होगा आप लोगों ने। चलिए एक और देखिए जरा सा, मान लीजिए कि एक ऐसे है और आपका मैंने कहा कि इस हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा एंगल बनाया है, तो अब एक बात और समझिएगा, इस ए का इस बी का, मैं कह रहा हूँ अब ए का कंपोनेंट करो बी का नहीं, मैं कह रहा हूँ ए का कंपोनेंट करो बी का नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, किसका कंपोनेंट बोला जा रहा है बच्चों, ए का कंपोनेंट करो, तो क्या करोगे, बी की डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में क्या लिखोगे, ए कॉस थीटा। क्लियर है ये बात। और फिर इसी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर कर दोगे, इसी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे, इसी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे, हाँ या ना। क्लियर है ये बात। और फिर क्या इस पे क्या लिख दोगे, ए साइन थीटा और ए साइन थीटा। बताओ कौन सा वाला लोगे बच्चा, कौन सा वाला लोगे बच्चों, ए साइन थीटा, ये वाला लोगे। क्यों ये वाला लिया हमने, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के बीच से पास होती हुई दिखनी चाहिए कौन, जिसका कंपोनेंट किया जा रहा है, कौन दिखना चाहिए, जिसका कंपोनेंट किया जा रहा है। तो ये ले लेंगे और ये वाला नहीं होगा। ठीक है, आगे से आपको ये वाले बनाने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। ठीक है, सीधे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला मुझे लेना है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। जैसे कई बार जब भी हम लोग पढ़ते हैं बार बार मैकेनिक्स में, खास करके जब आप लोग लॉज ऑफ मोशन वगैरह पढ़ते हो बच्चों, तो ऐसे कहता है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, जरा एक बार ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका ए mg है और ए वाला एंगल थीटा बना रहा है, अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है, तो इस mg का कंपोनेंट करो। कई बार कहता है कि इस जो mg लिखा हुआ है इसका कंपोनेंट करो, तो बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्या करना है, mg का कंपोनेंट करना है। तो बताइए mg किसके साथ एंगल बना रहा है, इस वाली लाइन के साथ। किसके साथ एंगल बना रहा है, इस वाली लाइन के साथ। जिसके साथ एंगल बनाएगा उसकी डायरेक्शन में cos थीटा लेना है, और किसका, mg का, तो mg का cos थीटा। ठीक बात है, हाँ या ना। अब इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर कई बच्चे इधर बना देते हैं, नहीं बच्चों इधर बनेगा। क्यों बनेगा ऐसे, इधर क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में आ जाना चाहिए कौन, जिसका कंपोनेंट किया जा रहा है। तो इस पे क्या लिखोगे, mg साइन थीटा, हाँ या ना। ये बात आपको बार बार काम आएगी। अब कई बार बच्चों के मन में यही भी कंफ्यूजन आ जाती है कि मान लीजिए ऐसे ना हो के ऐसे है, अगर ऐसे ब्लॉक रखी है तब क्या होगा। कोई बात नहीं बच्चों, mg तो इसका ऐसे ही लगेगा, अब इसका कंपोनेंट कर देना है मुझे, हाँ या ना। तो जिस तरह ऐसे थीटा बनेगा, अब इसमें से जो भी कंपोनेंट कहेगा वो कंपोनेंट को ऐसे कर दोगे। क्या ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो इस तरह की चीजें बार बार हम लोगों के पास आती है बच्चों, जब भी आपके न्यूमेरिकल आएंगे इनको फटाफट आप कर सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, तो क्या कंपोनेंट थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है आप लोगों को, क्लियर है बच्चों। जब आते जाएंगे बस ये याद रखिएगा, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसके डायरेक्शन में आपको cos थीटा लेना है, और ठीक उसके परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और उसके क्या लेना है, sin थीटा लेना है। ठीक है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और sin थीटा वाले को बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे लाइन हॉरिजॉन्टल और लाइन वर्टिकल होगी, इसकी बात नहीं की जा रही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, रेक्टेंगुलर क्यों बोल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि दोनों कंपोनेंट हमेशा आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। दोनों कंपोनेंट हमेशा आपस में कैसे हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होंगी बच्चों, ठीक है सबको, हाँ या ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों हम लोग वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन पे। वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन पे, दो क्वांटिटी अगर वेक्टर हैं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, दो क्वांटिटी अगर वेक्टर हैं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। ठीक है, उसको करने के बच्चों पहला तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट, पहला तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है, दो वेक्टर क्वांटिटी को जनरली हम जैसे मल्टीप्लाई कैसे 2 into 3 करते हैं वैसे नहीं करते बच्चों। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने का पहला तरीका है बच्चों डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या इसी का दूसरा नाम है बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ये अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आप हेडिंग डाल देंगे बच्चों डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, हाँ या ना, इसी का नाम है बच्चों। ठीक है, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, आप सिंपल अगर इसको देखेंगे तो इसकी डिफिनेशन आपको समझ में आएगी। पहली बात है बच्चों इसकी डिफिनेशन की। ठीक है, अच्छा इतनी तो बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है बच्चों कि कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर दी होगी, अगर हमें वेक्टर दिया होगा तो दो तरीके से दे सकता है, या तो उसके ऊपर एरो बनाया होगा जैसे ए वेक्टर, ठीक, या फिर आई जे के साथ दिया होगा। आई जे के क्या बता रहा है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ठीक है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया जा चुका है, यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है बच्चों हम लोगों का, पहला है हमारा डिफिनेशन देखिएगा ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी, क्लियर है, ये होता है बच्चों डिफिनेशन है इसकी, मॉड ए
मॉड बी कॉस थीटा, हाँ या ना, ठीक है। मतलब अगर दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में है तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कई बार बच्चों के मन में आता है कि ये कॉस थीटा क्यों ले रहे हैं, साइन थीटा क्यों ले रहे हैं, बच्चों उसको बताया जाएगा। अभी मैं आगे उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूँ आपको। लेकिन फिजिक्स में कई चीजें ऐसी हैं बच्चों, या किसी भी पढ़ाई लिखाई में अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं, चाहे आप कंपटीशन के लिए भी पढ़ रहे हो बच्चों, तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्यों है। हम लोगों को एग्जाम में इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछने वाला है कि कॉस थीटा क्यों है। आपको सिर्फ क्या करना है, कॉस थीटा लिख के यूज करना है और न्यूमेरिकल को अपने सॉल्व करना है, हमें नंबर उस पे मिलेंगे। ये कि ए डॉट बी का डिफिनेशन क्या है बच्चों, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, अगर एक वेक्टर दिया हो बच्चों ए, वेक्टर मैंने कहा a1i b1j और प्लस c1k, अगर एक वेक्टर ए दिया हो और दूसरा वेक्टर बी अगर ऐसे दिया हो बच्चों a2i b2j और प्लस c2k, अगर ये दो वेक्टर दिया हो और तब अगर आपको a डॉट बी निकालना हो तो ये तरीका तो है ही है। इस वाले डिफिनेशन में क्या समस्या रहती है बच्चों, ये बात समझिए, इसमें थीटा की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको थीटा पता है, अगर आपको थीटा पता है तो फिर आप सीधे सीधे मॉड ए निकाल लेंगे। मॉड ए कैसे निकालेंगे भैया, इसका आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका रूट, उसका क्या लेते हैं, अंडर रूट, हाँ या ना, ठीक है। ये पहले लेक्चर में सारी बातें बताई जा चुकी हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख लिए होंगे और पढ़ लिए होंगे, ठीक है। ए डॉट बी अगर यहाँ पे करें बच्चे तो यहाँ पे कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, बस सीखिए पहले इसको, ठीक है। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, बात का विषय है, ठीक। आई बाई आई, यहाँ पहले वाले वेक्टर में आई का कोफिशिएंट क्या है a1 और दूसरे वेक्टर में आई का कोफिशिएंट क्या है a2, तो आप क्या करिए आई का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि a1 a2 लिखिए, b1 b2 लिखिए और c1 c2 लिखिए। आपके मन में बात आएगी कि a1 और b2 क्यों नहीं किया, a1 और c2 क्यों नहीं किया, ये अभी आगे हम समझ लेंगे क्यों नहीं किया। फिलहाल अभी जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, क्या करना है बच्चों आपको, आई वाले का आई के साथ, आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के साथ, के वाले का के साथ, हाँ या ना। आई वाले का जे के साथ नहीं, आई वाले का के साथ नहीं, क्यों नहीं वो भी बताते हैं, ठीक है। फिलहाल इतनी बात समझ में आई, कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखिए, आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के साथ, हाँ या ना। कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करना है, ये भी ए डॉट बी निकालने का एक तरीका है बच्चों, हाँ या ना, ये भी ए डॉट बी निकालने का एक तरीका है, ठीक है। तीसरी बात है बच्चों, इस डिफिनेशन को अगर यूज करें और यहां से मैं लिखूं कॉस थीटा, जरा ध्यान रखिएगा, अगर यहां से मैं लिखूं कॉस थीटा तो क्या मिलेगा बच्चों, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। कई बार ये थीटा निकालने का फार्मूला आपसे कहता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है तो उनके बीच का एंगल बता दीजिए। तो उनके बीच का एंगल बताने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, हाँ या ना, क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, ठीक। बस ये डिफिनेशन है। अगर मैं ये कहूं बच्चों, फोर्थ पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि ए परपेंडिकुलर है बी के, अगर ये कहा जाए कि ए परपेंडिकुलर है किसके, बी के, ए किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, बी के, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है तो जरा इसमें पुट कर दीजिए, जैसे ही आप थीटा 90 यहाँ पुट करिए, इसमें पुट कर लीजिए, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, अगर ऐसा है बच्चों तो क्या कहोगे, ए डॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब आप ये बात समझिए, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो आप क्या बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, हाँ या ना। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसको कैसे बोल सकते हो कि दोनों वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, हाँ या ना, ठीक है। या फिर दूसरी तरीके से बोला जाए, अगर मैं ये कहूं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर मैं ये कहूं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है सबको, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है बच्चों। इसको एक चीज हम और बोलते हैं बच्चों, इसको हम एक चीज और बोलते हैं, प्रोजेक्शन होता है, बी का प्रोजेक्शन होता है, बी का प्रोजेक्शन होता है ए पे। डॉट प्रोडक्ट एक तरीके का प्रोजेक्शन है, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे प्रोजेक्शन है।
प्रोजेक्शन कैसे, प्रोजेक्शन का मतलब होता है उसकी छाया, उसकी छाया है, कैसे है ये बात अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। जरा सब ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक एक करके सबके बारे में चर्चा करता हूँ। पहली बात है कि cos थीटा क्यों आया, पहली बात है कि cos थीटा क्यों आया, ठीक है। तो cos थीटा का मतलब है बच्चों, अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं हम लोग। अगर दो वेक्टर है, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, और इनके बीच का एंगल बन रहा है थीटा, जरा गौर करिएगा, इनके बीच का एंगल बन रहा है थीटा, ठीक। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये वेक्टर बड़ा सा होगा, मैंने एक वेक्टर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये ओ मान लेते हैं, ए वेक्टर ए करके इसको पी मान लेते हैं, इसको बी करके इसको क्यू मान लेते हैं। मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। मैंने कहा कि भैया ओपी बताओ, ओपी बताओ, ओपी बताओ, तो क्या होगा, ए इक्वल टू बी, बी का अब अगर करोगे इसमें तो क्या मिलेगा, बी कॉस थीटा। कंपोनेंट करके देखो ना, इधर क्या मिलेगा, बी कॉस थीटा, हाँ या ना। अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। हमें ए डॉट बी का मतलब क्या है, आप कर क्या रहे हो, मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ही तो है। तो चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या दिख रहा है, ए बी, मतलब बी का मैग्नीट्यूड कितना है, एक की तरफ, बी का मैग्नीट्यूड एक की तरफ कितना है, बी कॉस थीटा, और ए तो अपने आप में ए है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिला, ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी क्या आया, ए बी कॉस थीटा। एक एक कॉस थीटा को समझने का तरीका है बच्चों, ठीक है। आप अगर ऐसे ही करेंगे तो आपको दूसरे, अगर आपको ये लग रहा है कि ए वाला नहीं, तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ठीक। और ए वाले को जब करोगे तो इधर मिलेगा, ए का कंपोनेंट जब इधर करोगे तो क्या लोगे, ए कॉस थीटा, हाँ या ना। अब इन दोनों मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो, तब भी क्या मिलेगा, देखो ए बी कॉस थीटा, हाँ या ना, तब भी क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा। क्लियर है ये बात, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। क्लियर है, क्या बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे 2 into 3 है, तो मैंने कहा पहले 2 है, और बी का मैग्नीट्यूड एक की तरफ कितना होगा, बी कॉस थीटा। अभी कंपोनेंट करना सीखे हो, कितना होगा, बी कॉस थीटा, हाँ या ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए इंटू इसका मैग्नीट्यूड, ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड, एक बी का ए की तरफ कितना मैग्नीट्यूड है, उतना ही तो मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, हाँ या ना, उतना ही तो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों। तो बी कॉस थीटा और ए, तो ए क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा, और यही क्या है, डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आ पा रही है बात, कॉस थीटा एक इसका ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। आप इसको ध्यान से बस याद रखिएगा बच्चों, कोई पूछने वाला नहीं है ना, आपके कहीं काम आने वाला है, आपके काम ये आएगा जो ये लिखा हुआ है फार्मूले 4-5, ठीक है। अब कॉस थीटा समझ में आया क्यों ले रहे हैं हम लोग, ये दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, देखो अपने आप में सोचो, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा, थीटा कुछ भी रखो, एक वैल्यू ही तो आएगी, एक वैल्यू ही तो, जैसे मैंने कहा कॉस 30 डिग्री रखो, मॉड ए मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड बी मतलब मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा मतलब मैग्नीट्यूड, सारे मिलके क्या मिले, मैग्नीट्यूड। क्या इसमें डायरेक्शन आ रहा है, आई जे के आ रहा है, नहीं आ रहा, जैसे इसमें भी देखिए, इसमें कहीं आई जे के आया, नहीं आया बच्चों, आया नहीं आया, इसका मतलब ये रिजल्ट क्या मिल रहा है, ए डॉट बी का रिजल्ट क्या मिल रहा है, केवल मैग्नीट्यूड। क्या मिल रहा है बच्चों, केवल मैग्नीट्यूड, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक बात को समझते हैं कि इसमें आई वाले का आई के साथ ही क्यों किया भैया, आई वाले का जे के साथ क्यों नहीं किया, आई वाले का के साथ क्यों नहीं किया, इस बात को समझते हैं बच्चों। चलिए, आपके पास एक्सिस था एक्स, ये था वाई, और ये था जेड, हाँ या ना। एक्स वाले के लिए आप लेते हो आई कैप, वाई को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जे कैप से, और जेड को रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से, हाँ या ना, ठीक है। चलिए, हम क्या कर रहे हैं कि आई डॉट आई निकालना चाहते हैं, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्या चीज, डॉट प्रोडक्ट। चलो जब बताइएगा क्या लिखोगे, मॉड आई, मॉड आई, ए डॉट बी क्या लिखते हो, मॉड ए मॉड बी, तो आई और आई है दोनों, ए की जगह भी आई है और बी की जगह भी आई है, तो क्या लिखा, मॉड आई कॉस। अब बताओ, ये आई वाला खुद के साथ कितना एंगल बना रहा है, आई का आई के साथ कितना एंगल है, 0 डिग्री, भाई आई उधर ही है उधर ही आई है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 0 डिग्री। अब ये मत कहना कि cos 0 0 होता है, ठीक। मॉड आई मतलब यूनिट वेक्टर है ना, आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, तो मॉड आई की वैल्यू 1 हो गई, इस मॉड आई की वैल्यू 1 हो गई, और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 3 1, नहीं बच्चों 1 ही रहेगा ना, हाँ या ना, क्लियर है, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 के बराबर। क्या ये बात क्लियर है, तो देखिए आई डॉट आई क्या आया, 1 के बराबर आया, ये बात याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही जब जे डॉट जे करोगे तो यहाँ जे लिखोगे, यहाँ जे लिखोगे, cos 0 लिखोगे, फिर कितना आएगा 1, फिर के डॉट के लिखोगे तो क्या आएगा 1, क्लियर। तो
आई का आई के साथ 1 होता है, जे का जे के साथ 1 और के का के के साथ 1। यहां तक की बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? सबको यहां तक की बात क्लियर है ना? ठीक है, अभी देखिएगा बच्चों, अब हम लोग आई डॉट जे निकालना चाहते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आई डॉट जे, चलो लिखो मॉड जे और कॉस बताओ, मॉड जे, आई डॉट आई आपने देख लिया, जे डॉट जे में भी एंगल जीरो ही बनेगा, के डॉट के में भी एंगल जीरो, यानी आई का आई के साथ जीरो ही बनेगा, जे का जे के साथ। तो इसको हटा के बच्चों अब आगे देखते हैं। ठीक है, आई डॉट जे देखिए जरा, आई डॉट जे में बच्चों ये वाला आई है और ये वाला जे है, हाँ या ना? ये वाला आई जे, एंगल कितना बना 90 डिग्री, एंगल कितना बना बच्चों 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। देखिए इन्हीं छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए कि आपको याद रहे cos 90 की वैल्यू कितनी है, cos 0 की वैल्यू कितनी है बच्चों, फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। सबसे पहले मैथमेटिकल टूल के 4 लेक्चर्स हैं, उनको देखिए बच्चों। ठीक है, वो जब आप 2 से 3 बार देखेंगे उसको, जब ना थोड़े थोड़े समय के बाद, तब आपको फिजिक्स में कुछ कुछ चीजें समझनी स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों। नहीं तो आप हमेशा इस बात पर रहेंगे, मैं यहाँ बता दूंगा cos 90 की वैल्यू जीरो है, फिर सोचेंगे अच्छा ठीक है मुझे तो याद ही था। कभी सीख नहीं पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको खुद मेरे बोलने से पहले आपको ये समझ में आ जाएगा कि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। ठीक, और ये तभी होता है जब मैथमेटिकल वाला पार्ट, खास करके जो बायो के बच्चे होते हैं वो लोग जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा बच्चों मैथमेटिकल टूल्स का, उसको जा करके देखिए। 4 लेक्चर हैं, रोज एक भी देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें। ठीक, अब बताइए, ये तो 1 हुआ, ये तो 1 हुआ और ये क्या हुआ 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 2 0, नहीं क्या हो जाएगा 0। तो आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ 0 हुआ। ऐसे ही बच्चों आई डॉट के लोगे तो क्या मिलेगा, मॉड आई मॉड के और उसमें भी cos 90, क्योंकि बच्चों ये तीनों एक्सिस कैसे होती है परपेंडिकुलर, तीनों एक्सिस कैसे होती हैं ऐसे, ऐसे है ना ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बच्चों, हाँ या ना? तो cos 90 बना, अभी भी ये क्या आया 0 आया। तो आपने क्या देखा, आई डॉट जे डॉट के जैसे भी है उस सबके साथ उसका क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, जिसकी उसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। ठीक, यानी आई का आई के साथ 1 आया, जे का जे के साथ 1 आया, के ये जो बातें मिटाई मैंने लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा साथ साथ। ठीक है, के का के के साथ 1 आएगा, लेकिन आई का जे के साथ 0 आ रहा है। ठीक, अब चलिए इस मल्टीप्लीकेशन को जरा यहाँ लगाइए। नॉर्मल 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हो, अगर 2 ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस तो कैसे मल्टीप्लाई करते हो, पहला लेते हो फिर पहले में किया फिर दूसरे में किया, फिर दूसरा लिया फिर पहले में किया फिर दूसरे में किया, ऐसे करके लिख लेते हो। ठीक, यही काम यहाँ पे भी करो। देखो ए डॉट बी, चलो मैं ए वाले इसका करके दिखाता हूँ आपको। इसका सबसे पहले इसमें करोगे तो देखो, अगर मान लो 2 होता है 3 होता तो 2 इंटू 3 6 होता ना, यानी a1 इंटू a2 होता। अब देखो जो दोनों वेक्टर हैं उनके बीच ही तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो लिखो आई डॉट आई, क्लियर, प्लस अब इसका इसमें करो, इसका भाई ये डॉट भी कर रहा मतलब इसके एक को उठाओगे तीनों में करोगे, एक को उठाओगे तीनों में करोगे, हाँ या ना? तो जे वाले में करो, क्या मिलेगा a1 इंटू b2, और 2 क्वांटिटी कौन सी है आई और जे, इन्हीं के बीच तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा, ये तो कांस्टेंट्स है, ये तो कांस्टेंट्स है, इनको सीधे से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो क्या आया बच्चों आई डॉट जे, हाँ या ना? ठीक, वैसे ही के के साथ करो तो a1 इंटू c2 आई डॉट के, और अभी पढ़ा आपने, अभी पढ़ा बच्चों आपने, आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो गई, आई डॉट जे की वैल्यू 0 हो गई, आई डॉट के की वैल्यू 0 होगी, तो ये टर्म क्या हो गए 0 हो गए। समझ में आ रही है बात कि नहीं, हाँ या ना? क्या आई डॉट जे वाली ये बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों? ठीक है, चलिए तो आई डॉट आई 1 हो गया आई डॉट। ठीक, अब इसी तरीके से जे वाले को लीजिए और इस वाले में करिए तो आई जे डॉट आई क्या हो जाएगा 0, और जे का जे के साथ क्या बच जाएगा b1 इंटू b2। इसलिए मैंने आपको सीधे याद करना क्या सिखाया था, आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ और के वाले का के साथ। ठीक, इतना ही याद रखेंगे बच्चों तो हमारा काम हो जाएगा, हमें फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसकी जरूरत क्यों है, हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ ही क्यों रहे थे बच्चों? कल आपको बताया था मैंने कि फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूले ऐसे हैं बच्चों जिनको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इससे फार्मूला हमारा कॉम्पैक्ट हो जाता है और याद करने में भी आसानी होती है, इनवेरिएंट हो जाता है। ठीक है, इस कारण हम लोग उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एक एग्जांपल लीजिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा एक वेक्टर है ए 2i माइनस 3j प्लस 4k और b इक्वल टू है i माइनस जे प्लस 2k।
अभी एक कैप लगाना होता है बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। बनेगा जी भैया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए डॉट बी बता दीजिए। तो अभी क्या सीखा बच्चों, आई वाले का आई के साथ, बताइए इसमें आई का कोएफिशिएंट कितना है 2, इसमें कितना है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, क्लियर है। -3 और यहाँ है -1, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ है 4, यहाँ है 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 8, हाँ या ना, क्लियर है, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 3 11 और 2 13, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका आंसर, क्लियर है। ये बात क्लियर हो पा रही है कि कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बात क्लियर हो पा रही है बच्चों कि कैसे कैलकुलेट करोगे डॉट प्रोडक्ट, हाँ या ना, ठीक। इसके बाद आपने लिखा था कॉस थीटा, एक आपने लिखा था कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा के लिए क्या करोगे, कभी भी बच्चों अगर मान लीजिए एग्जांपल देखिए, अगर मैंने बोला कि एक वेक्टर है ए आई प्लस जे प्लस के और एक वेक्टर है बी माइनस आई माइनस जे प्लस के, ठीक। अब मैंने कहा कि भैया ऐसा है, इसके बीच का एंगल बता दो, तो आप लिखोगे बच्चों कॉस थीटा, ठीक। फार्मूला था हमारा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए अपॉन मॉड बी, यानी मुझे 4 चीजें चाहिए। ए डॉट बी कैसे निकालोगे, ए डॉट बी कैसे निकालोगे, आई वाले का अगर देखो क्वांटिटी अगर आई जे के में दी है बच्चों, तो फिर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि आप क्या करिए, हमेशा आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ और के वाले का के साथ, इस तरीके से इसको सॉल्व करिए। तो चलिए आई वाले का आई के साथ जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा -1, यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा -1, यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा +1 अपॉन मॉड ए का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू मॉड बी का मतलब देखिए -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, जे का कोफिशिएंट कितना है -1, उसका भी स्क्वायर 1 ही होगा, के का 1, तो ये भी तो बच्चों 3 आ जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, हाँ या ना। यहाँ से देखिए कट के क्या मिला 1 अपॉन √3 इंटू √3 यानी 1/3, हाँ या ना। तो देखिएगा cos थीटा इक्वल टू क्या मिला बच्चों 1/3, तो थीटा इक्वल टू कितना मिला cos इनवर्स 1/3, थीटा इक्वल टू कितना मिला cos इनवर्स 1/3, थीटा इक्वल टू कितना मिला cos इनवर्स 1/3, हाँ या ना। क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, थीटा कितना मिला cos इनवर्स 1/3, क्लियर है बात, ठीक। अगला ए वाली थीटा वाले पे बता दिया, सब पे एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, मैंने कहा कि एक वेक्टर है ए एम आई 2j + 3k, ध्यान से समझिएगा बच्चों, और एक वेक्टर है बी 2i + 3j + 4k, ठीक है। मैंने कहा कि a परपेंडिकुलर टू b, if a perpendicular to b then find value of m। आपसे बोला गया बच्चों कि अगर a और b दोनों परपेंडिकुलर हैं, अगर a और b दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m की वैल्यू फाइंड कीजिए। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था बच्चों, 3rd या 4th नंबर पे लिखा होगा, आपने नोट्स अगर लिख रहे होगे साथ साथ आपको दिखेगा बच्चों, क्या मैंने क्या बोला था, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है बच्चों। चल देखते हैं, अगर a परपेंडिकुलर टू b है तो फाइंड वैल्यू ऑफ m, आपसे ये बात बोल रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हमसे यहाँ पे इसने बोल रखा है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों 0, यानी a डॉट बी क्या हो जाएगा 0 के बराबर। चलिए इसका a डॉट बी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे a डॉट बी, कैसे निकालते हैं बच्चों, आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के साथ, कैसे निकालते हो आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ और के वाले का के साथ। चलो यहाँ पे करके देखते हैं बच्चों, a डॉट बी m इंटू 2 कितना मिला 2m, 2 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा बच्चों 6, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0, क्लियर है बात। तो यहां से देखिएगा 2m इक्वल टू माइनस का 18, तो m इक्वल टू -18/2 और विच इज -9, ठीक। तो m की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट कर ली बच्चों -9 के बराबर, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर हो रही है कैसे किया, अगर परपेंडिकुलर कंडीशन दी होगी तो कैसे करोगे, ठीक है बच्चों इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ठीक। तो ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ मैं फिजिक्स के फॉर्मूलों के बारे में भी चर्चा कर देता हूँ आपको बच्चों। जैसे आप लोगों ने वर्क देखा होगा, कभी वर्क का फार्मूला पढ़ा होगा, तो वर्क का फार्मूला होता है बच्चों एफ डॉट डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वैसे ही आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा होगा, ई डॉट ए। वैसे ही बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या, बी डॉट ए। हाँ या ना, ये कुछ डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं जो कि आपको 11th से लेकर के 12th में इसके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग कुछ बातों को ध्यान रखेंगे और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर है सबको, ठीक है। एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा हो तो हम ये सारी बातों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक बॉडी है, उस पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एक बॉडी है जिस पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 2i + 3j + 4k, 2i + 3j + 4k, ठीक है। एक बॉडी पे इतना फोर्स लगाया गया, ठीक, और उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ बच्चों, क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 2i + 3j और प्लस 4k, कितना है, वो डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही दिया हुआ है बच्चों, 4k के बराबर, ठीक है। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। अब जब ऐसे आ जाएगा सवाल, कभी आगे चल के आपको मिलेंगे सब सारे चैप्टर्स में, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो मुझे पता होना चाहिए कि वर्क का जो वेक्टर फॉर्म फार्मूला होता है वो होता है एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, हाँ या ना, ये आपको पता होगा बच्चों। जब चैप्टर्स पढ़ोगे तो वहां पे बातें बताई जाएगी, आपको ये तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट है, और अगर डॉट प्रोडक्ट है तो मुझे कैसे सॉल्व करना है। कैसे सीखे हो डॉट प्रोडक्ट में, ले आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, और के वाले का के के साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, और 4 × 4 16 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 29, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों, 29। और यूनिट फिजिक्स में लिखना नहीं भूलते हैं बच्चों, ये देखिए। अच्छा एक बात और समझिए, क्या इसके रिजल्ट में आई जे के आया, बिल्कुल नहीं। इसके रिजल्ट में आई जे के आया, नहीं आया बच्चों। इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड है ना, केवल मैग्नीट्यूड है, और केवल मैग्नीट्यूड होता है तो उस क्वांटिटी को किस में रख लेते हैं हम लोग, स्केलर में। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, स्केलर। इसलिए इसका एक और नाम क्या दिया गया था, स्केलर प्रोडक्ट, हाँ या ना। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद बच्चों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दूसरा तरीका होता है, वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का एक दूसरा तरीका होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से समझिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसी को और क्या बोलते हैं बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। ये सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होने वाला है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे ज्यादातर फार्मूले इसी के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं बच्चों, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म का मतलब उनका ज्यादातर फार्मूले जितने पढ़ोगे, ज्यादातर में क्रॉस प्रोडक्ट ही आता है, ज्यादातर में क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट ही आता है, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ठीक। उसके लिए मैं कुछ बातों को आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। इसमें भी बच्चों डिफिनीशन होती है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पहली बात है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। देखिए यहां तक तो ये मैग्नीट्यूड ही है, यहां तक तो ये मैग्नीट्यूड ही है। मॉड ए का मतलब एक मैग्नीट्यूड होगा, मॉड बी का मतलब मैग्नीट्यूड होगा, साइन थीटा भी तो एक मैग्नीट्यूड ही है। थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, हाँ या ना, क्लियर है ये बात। अब इसके साथ बच्चों एक एन कैप लगाते हैं, इसके साथ एक एन कैप लगाते हैं। और एन कैप लगने का मतलब क्या हो गया, किसी भी वेक्टर क्वालिटी के ऊपर कैप लगने का मतलब क्या बच्चों, वो क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। कैप लगने का मतलब क्या बन गया, वो यूनिट वेक्टर, हाँ या ना। कैप लगने का मतलब वो क्या बन गया बच्चों, यूनिट वेक्टर। तो क्या ये यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया। अब मैं आपको कल से बता रहा हूँ कि फर्स्ट लेक्चर से यूनिट वेक्टर का यूज हम करते क्यों है बच्चों, डायरेक्शन बताने के लिए। अब इसमें एक एक चीज क्या है उस पर अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरा है बच्चों कि अगर मान लीजिए ए इक्वल टू, जैसे अभी डॉट प्रोडक्ट में किया था, C1k है और B वेक्टर इक्वल टू A2i B2j और प्लस C2k है, तो A क्रॉस B कैसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें। A क्रॉस B, ठीक है। A क्रॉस B कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो बच्चों ये बनाओगे डिटर्मिनेंट, क्या बनाओगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखो 12th वाले बच्चे डिटर्मिनेंट समझ जाएंगे, 11th में जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए बच्चों आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा होगा कभी, उसी का थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या करते हैं बच्चों, पहले वेक्टर क्या लिखा है, ए।
आप लोग डॉट प्रोडक्ट में मैंने इस बात पे डिस्कशन नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसमें अगर ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, रिजल्ट सेम आने वाला है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं करते बच्चों, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ऑर्डर चेंज करने से एक निगेटिव साइन बाहर आ जाता है, इसलिए जैसे लिखा होगा ना वैसे ही लिखिएगा, जो पूछेगा वही लिखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर आप अपने मन से चेंज नहीं कर सकते बच्चों, जो होता है वो होता है, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए क्या करना है बच्चों, ए क्रॉस बी निकालना है। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखो ऊपर आई, जे और के। ठीक है, अब पहला वेक्टर कौन सा है, ए, तो ए के कोफिशिएंट्स को लिख दो, A1 B1 C1, ध्यान से सीखिएगा। फिर बी, तो बी के कोफिशिएंट को लिख दो, A2 B2 और C2, हाँ या ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये कहाँ से लिखा बच्चों, जो पहला वेक्टर है उसके पहले में और दूसरे को दूसरे में, इस तरीके से चलता है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, रो। ऐसे जो चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, रो। अगर ऐसे चलोगे तो इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम। और ऐसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर, एक तो ये डिफिनेशन से कर लोगे, ठीक है। दूसरा ये तरीका है, आई जे के लिखा, पहला वेक्टर था तो उसके कोफिशिएंट लिखे, दूसरा वेक्टर था तो उसके कोफिशिएंट लिखे, हाँ या ना। क्या यहाँ तक बात ठीक है? चलिए अब बच्चों क्या करोगे, इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो। इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये क्यों आता है, कैसे लेते हैं, इसका साइन कैसे डिसाइड करते हैं, क्या इसी पे लिख सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते, इसके अलावा नहीं कर सकते, ये 12th के बच्चों को पता होगा कि ये कैसे लिया जा रहा है। -1 की पावर नंबर ऑफ रो प्लस कॉलम से डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग सिर्फ फिजिक्स की नजर से समझिए इसको, क्या कि इस पे लिखना है प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस। ठीक है, इस बार आई के ऊपर प्लस, जे के ऊपर माइनस और के ऊपर प्लस। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों यहाँ से इसकी कैलकुलेशन को। ठीक, देखिएगा कैसे किया जा रहा है, जरा इस पे गौर कीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे आई, आई के ऊपर साइन क्या है बच्चों, प्लस का, तो इसके ऊपर, इसके पहले प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बना देंगे आप। फिर आप लिखेंगे जे, जे के ऊपर साइन कैसा है, माइनस, तो ऐसे कर दीजिए जे और छोटा सा डिटर्मिनेंट बना दीजिए। और के ऊपर प्लस है तो लिखिए के और इसके ऊपर एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बना दीजिए। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अब देखिएगा बच्चों, जो ये आई वाला है, गौर कीजिएगा, जो ये आई लिखा है आपने, जिस रो में है इस रो को, जिस कॉलम में है उस कॉलम को बंद कर लीजिए, इन दोनों को बंद कर लीजिए बच्चों। जैसे ही आप बंद कर दोगे, हटा लो इन दोनों को, तो देखो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, देखिए B1 C1 B2 C2। क्या दिखेगा बच्चों, ये यहाँ पे लिखिए B1 C1 B2 C2। क्या ये बात क्लियर हुई? फिर जे, जे जिस रो में है उस रो को, जिस कॉलम में है उस कॉलम को बंद कर लीजिए, जिस रो में है उस रो को, जिस कॉलम में है उस कॉलम को बंद कर लीजिए। क्या दिखेगा, A1 C1। अब वहां लिखिए A1 C1, फिर लिखिए A2 C2, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? A2 और C2 क्लियर है बच्चों? फिर के वाले रो को और कॉलम को बंद कर लीजिए, के वाले रो को और के वाले कॉलम को बंद कर लीजिए। क्या दिखेगा, A1 B1 A2 B2। क्या ये बात क्लियर है सबको, हाँ या ना? ठीक, अब इसके बाद बच्चों करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में और माइनस इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर माइनस इसको लिखेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर माइनस इसको लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, B1 इंटू C2, B1 इंटू C2, बीच में आएगा माइनस, ये माइनस फार्मूले का है, ये माइनस इसको लिखने के फार्मूले में है। ठीक है, फिर लिखेंगे बच्चों B2 इंटू C1 माइनस जे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस के A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरीके से इस पूरे फार्मूले को आप लिखेंगे। क्लियर है बच्चों, हाँ या ना? फिर से एक बार समझते हैं। अगर I J K में वेक्टर दिया होगा तो आप सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, दो लाइन खींच लीजिए। ठीक है, ऊपर I J K लिखिए और पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स को ऐसे रो में लिखिए, दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट को इस रो में लिखिए, हाँ या ना? फिर आई के ऊपर प्लस, जे के ऊपर माइनस और के ऊपर प्लस लिख दीजिए। क्लियर है? फिर उसके बाद आई लिखिए और छोटा डिटर्मिनेंट बनाइए, सब डिटर्मिनेंट बनाइए। ठीक है, छोटा सा बनाइए मान लीजिए, और जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको बंद कर लीजिए, जो बच गया उसको लिख लीजिए। माइनस जे लिखिए, जिस रो जिस कॉलम में है उसको ढक लीजिए, जो बच गया उसको लिखिए। के वाले को करके फिर वैसे लिखिए। ठीक, आपको जो भी मिलेगा, इसके बाद जैसे आप मल्टीप्लाई कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बीच में माइनस साइन फार्मूले का है, बीच में माइनस साइन
फार्मूले का है बच्चों। क्या ये बात समझ में आ पा रही है, हाँ या ना? ठीक, और जैसे ही ऐसे हो जाएगा फिर अपना काम कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों ये बात? ठीक है, ठीक, चलिए जब सवाल आएंगे इसको लिख लीजिए ध्यान से, पहले आप लोग यहीं पे वीडियो को रोक करके और फिर उसके बाद देखिएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करिए बच्चों। ठीक है, अब जब इस पे क्वेश्चन आएंगे जब हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और देख लेते हैं बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट में जाहिर सी बात है साइन थीटा भी है। ठीक है, अब सवाल है कि ए क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे जो डिटरमिनेंट वाला लिखा उसमें मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा, साथ में आई जे के आ रहा है रिजल्ट में, हाँ या ना? इक्वल टू में आई जे के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों कैसा आ रहा है, वेक्टर आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, हाँ या ना? तो उस वेक्टर क्वांटिटी जो भी आ रही है बच्चों, वो जो भी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है वो कैसे उसकी डायरेक्शन मिलेगी। तो अगर मैं कहूँ बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा था मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अब समझते हैं एन कैप क्या है। एन कैप क्या है बच्चों, चलिए ए अगर मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ठीक, और इनके बीच का एंगल थीटा है, ये एक वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये जिस प्लेन में है, ध्यान से समझिएगा, ये जिस प्लेन में है इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, जैसे मार्कर मैंने रखा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है बच्चों, ऐसे देखिए। ठीक है, इस प्लेन के एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, वो वेक्टर कौन है, इन दोनों के रिजल्टेंट, वो क्या बता रहा है, एन कैप। ए क्रॉस बी जो जिस प्लेन में है उस प्लेन के एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, उस परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है एन कैप। क्या समझे, एन कैप क्या बता रहा है, एन कैप है ए क्रॉस बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब हुआ कि इस ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, हाँ या ना? इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा बच्चों क्या आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। इधर की तरफ हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब बोर्ड के इस साइड भी हो सकता है और उस साइड भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, पर रहेगा परपेंडिकुलर। अब कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, गौर से समझिएगा। एन कैप समझ में आया क्या है, एन क्या है, एन कैप क्या है, जिस प्लेन में ए और बी होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर होते हैं उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है, उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर यानी परपेंडिकुलर वेक्टर है, उसको कभी कभी एरिया वेक्टर भी बोलते हैं, हाँ या ना? क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा जरा सा। मान लीजिए ये आप समझ गए कि वेक्टर आएगा और यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन को बता रहा था। ए क्रॉस बी का मैंने कहा रिजल्ट आया सी वेक्टर। मान लीजिए बच्चों ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या आया, सी वेक्टर। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो ये सी वेक्टर है बच्चों, ये जो सी वेक्टर है वो ए के परपेंडिकुलर है। गौर से सुनिएगा, सुन ही सकते हैं आप केवल, सी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर है, सी जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं क्या? मतलब होता है बच्चों कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसा वेक्टर बताइए जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसका मतलब है बच्चों कि आप क्या कैलकुलेट कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको एक ऐसा वेक्टर बताना हो जो दिए हुए दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो कैसे मिलेगा, वो दोनों वेक्टर या उनके प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो कैसे मिलेगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट से। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। सी वेक्टर ऐसा है जो ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर और ए और बी के सरफेस के भी परपेंडिकुलर, उनके प्लेन के भी परपेंडिकुलर, हाँ या ना? ठीक, अब जरा देखिए कैसे देखते हैं बच्चों। मान लीजिए अगर दो वेक्टर है ए और ए बी, मैंने कहा चलिए इस पे ए लिखते हैं और ये वाला बी ले लेते हैं बच्चों, और ये बीच का एंगल, मैंने कहा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ। तो कैसे करते हैं बच्चों, देखो दो तीन रूल है इसके। ठीक है, पहला होता है स्क्रू रूल। क्या, स्क्रू रूल? स्क्रू समझते हैं ना आप लोग, टेबल वगैरह पे लगा हुआ देखे होंगे, आप कभी भी देखिएगा उसको। स्क्रू रूल कैसे काम करता है पहले उसको समझते हैं। ठीक है, ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, मैंने कहा ए क्रॉस बी करना है, तो क्या करिए बच्चों, ए क्रॉस बी करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे आप, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे आप, ध्यान रखिएगा। ए है तो ए की तरफ अपने ऐसे उंगलियों को कर दीजिए और बी की तरफ अपने इस हाथ को मोड़िए, इस हाथ को मोड़िए, थंब देखिए किधर है, थंब देखिए किधर है, आउटवर्ड। कैसा है, आउटवर्ड, यानी ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो इसके परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ। अब अगर इसी में कहता है बी क्रॉस ए निकालो, तो आप बी की तरफ अपने उंगलियों को ऐसे करते और ए की तरफ मोड़ते, देखिए थंब किधर जा रहा है बच्चों, अंदर की तरफ, तो इसका मतलब वो प्लेन के इनवर्ड होता है,
हाँ या ना? तो दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट दिया होता है उसमें ऑर्डर इसीलिए चेंज नहीं करते बच्चे। ऑर्डर चेंज करने से हुआ क्या? देखिए, ऑर्डर चेंज करने से क्या हुआ, ए क्रॉस बी निकाला तो डायरेक्शन बाहर था और बी क्रॉस ए निकाला तो डायरेक्शन अंदर था। इसका मतलब अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। और एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब भी फिजिक्स में रिजल्ट के बाहर नेगेटिव आता है तो 99% वो नेगेटिव साइन डायरेक्शन को लेके ही होता है। मतलब अगर कहीं पे नेगेटिव आया इसका मतलब उसकी डायरेक्शन जो हम सोच रहे थे उसके जस्ट अपोजिट है। हाँ या ना? तो इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक, ए क्रॉस बी ए पे रखा, निकाल लिया। जैसे अब आप लोगों को इसमें ढेरों फार्मूले पढ़ते हैं आप लोग बच्चों, ढेरों फार्मूले पढ़ते हैं और फिर आपको लगता है कि यही क्यों लिखा है। जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा, जब इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं बच्चों तो ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं। टाउ इक्वल टू आर अल्फा, आई अल्फा आप लोग पढ़ते होंगे ना इसको, टाउ इक्वल एक रिलेशन था। या फिर चलिए ये वाली नहीं तो टॉर्क का बेसिक डिफिनेशन क्या पढ़ते हैं, एफ आर साइन थीटा। तो इसमें आर क्रॉस एफ लिखते हैं, एफ क्रॉस आर नहीं। क्यों? जैसे ही ऑर्डर चेंज करोगे टॉर्क की डायरेक्शन चेंज हो गया। टॉर्क क्या बताता है, रोटेशन को। इसका मतलब है जैसे इसको चेंज करोगे तो अगर फैन आपके ऐसे चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज, हवा आपको बाहर की तरफ मिल रही थी, जैसे ही आप इनको चेंज करोगे हवा ऊपर की तरफ जाने लगेगी। जो हवा आ रही है वही तो हमें बता रही है कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, रिजल्ट क्या है इनका, फोर्स और एफ और आर का। क्लियर है बच्चों? तो ये सब आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे। जितने भी वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं ध्यान रखिएगा, वेक्टर फॉर्म का मतलब ये होता है वो सारी चीजें क्रॉस प्रोडक्ट में ही दिखती हैं बच्चों। किसमें? क्रॉस प्रोडक्ट में। 12th वाले बच्चे कूलॉम्स लॉ पढ़ोगे उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ोगे, 11th में ग्रेविटेशन पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे बच्चों, न्यूटन के लॉ को भी वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। तो ज्यादातर फार्मूलों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या ध्यान रखिएगा। तो दो बातें अब फिर से सुन लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट के डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं बच्चे। पहला थंब रूल, जो मैंने अभी बताया आपको कि ए की तरफ हाथ को रख के और ऐसा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए ये P है एक Q है, मैंने कहा P क्रॉस Q बताइए, डायरेक्शन बताइए P क्रॉस Q का। तो P की तरफ, अब कई बार बच्चे सोचेंगे ऐसे रख लो भैया तब तो क्या Q की तरफ मुड़ के चले जाओगे? भैया ऐसे घूम के चले, तो ऐसे थोड़ी चलता है। ठीक, या फिर कहेंगे ऐसे करूँ भैया मैं ऐसे मोड़ लूंगा। भैया ऐसे नॉर्मल लोगों की बात हो रही है कि जिनका हाथ ऐसे मुड़ता हो, ऐसे वाले भी होते हैं उनकी बातचीत नहीं कर रहा है यहाँ पे। समझ आ पा रही है बात? तो नॉर्मल ऐसे हाथ मुड़ जाए वही बच्चे देखेंगे इस बात को। ठीक है, तो P की तरफ हाथ को रखिए और Q की तरफ जाइए। तो कैसे जाओगे? ऐसे मोड़ोगे तो किधर जाएगा तुम? बाहर की तरफ। इसको बोलते हैं थंब रूल। याद रखिएगा बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? थंब रूल। ठीक है, अच्छा अब आते हैं स्क्रू रूल पे। ठीक, स्क्रू रूल जब था, जब की बात है। अब ज्यादातर स्क्रू को देखिएगा, जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बाहर की तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कैसे आएगा? बाहर की तरफ, और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कैसे आएगा? अंदर की तरफ। वो क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है, ए क्रॉस बी। तो स्क्रू रूल भी इसमें होता है। ठीक, ज्यादातर हम लोगों को जल्दी से जो काम आ जाए, मतलब फट से हम लोग जिसका अप्लाई कर सकते हैं, होता है बच्चों थंब रूल। तो कहीं भी आज से क्रॉस प्रोडक्ट आए तो उसके डायरेक्शन बताने का एक तरीका ये भी याद रखिएगा, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे हाथ रख के ऐसे घुमाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में बहुत काम आता है बच्चों, बार बार जब हम इस काम को करते हैं। पर वहाँ हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देख लेते हैं। हाँ या ना? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक, चलिए इसके बाद बच्चों एक बात और है। अभी आप लोगों ने ये वाली बात पढ़ी थी आई, ये पढ़ा था जे और ये पढ़ा था के। क्या आई जे के कैप आपने पढ़ी ये बातें? हाँ या ना? आई जे के कैप क्या ये पढ़ी आप लोगों ने? हाँ या ना? तो बच्चों देखिए आई जे के में जब आप ये बातें पढ़ते हैं तो अभी आप लोगों ने पढ़ी थी आई डॉट आई। अब मैं चाह रहा हूं आई क्रॉस आई निकाला जाए, आई क्रॉस आई निकाला जाए। ध्यान समझिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या कहता है? मॉड आई साइन थीटा। अच्छा बताइए आई का आई के साथ कितना एंगल बनेगा बच्चों? आई वाला आई के साथ ही कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। तो आई क्रॉस आई का रिजल्टेंट क्या आ गया? 0। जबकि आई डॉट आई का रिजल्टेंट क्या था? 1। आई डॉट आई का रिजल्टेंट क्या था? 1। और आई डॉट आई क्रॉस आई का रिजल्टेंट क्या है? 0। क्लियर है बात? लेकिन आई क्रॉस जे का रिजल्टेंट क्या है? आई क्रॉस जे का रिजल्टेंट क्या है? देखिएगा बच्चों ध्यान से, मॉड आई, मॉड जे और साइन 90। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ ना, ये तो मैग्नीट्यूड है। अब इसकी डायरेक्शन भी तो चाहिए, तो एन कैप होती थी। एन कैप मतलब ये जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर। सोचिए आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है?
आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है, के, तो यहाँ पे क्या आएगा, के कैप। ध्यान से समझ पा रही है कि नहीं, यानी आई जे क्रॉस जे का रिजल्ट क्या आया, के। आई क्रॉस जे का रिजल्ट क्या आया, के। अब सोचिए अगर जे क्रॉस आई होता, कई बार बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों सीख लीजिए आज इसको। जे क्रॉस के होता तो मैं जे पे हाथ को रखता अपने ऐसे और आई की तरफ घूमता, तो के किधर है, अंदर की तरफ, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस के कैप। ऐसे इसलिए क्या जाता, माइनस के कैप, हाँ या ना, इसीलिए कहा जाता है बच्चों। ये बात तो क्लियर है ना कि आई क्रॉस जे आपका किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, उस दूसरे वेक्टर के साथ उसका तीसरा वेक्टर आ रहा है के। तो देखिए इस ऑर्डर को याद रखिएगा बच्चों, आई जे और के, इस ऑर्डर को याद रखिएगा, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई। अगर आई क्रॉस जे है तो रिजल्टेंट में के आएगा, जे क्रॉस के है तो रिजल्टेंट में आई आएगा, के क्रॉस आई है तो रिजल्टेंट में जे आएगा, तीसरा वेक्टर आएगा। क्यों आया वो मैंने आपको समझा दिया। आई क्रॉस जे का मतलब आई पर रखा है, जे पे गए, के किधर है, बाहर की तरफ, हाँ या ना। ये तो पढ़े हो ना कि आई जे के की जो एक्सिस होते हैं, तीनों एक्सिस नेगेटिव में भी तो है भैया, ये वाली एक्सिस इधर भी है, ये भी इधर भी है, इधर भी है, हाँ या ना। वो किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। क्लियर है ये बात। तो आई क्रॉस जे में के आया और जे क्रॉस आई जैसे ही किया तो के किधर की तरफ, नेगेटिव साइड। क्यों लिया नेगेटिव, क्योंकि अंदर की तरफ है, हाँ या ना। ठीक, तो 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। आई क्रॉस, ये बात सबको क्लियर होगी। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे भी 0 होगा, के क्रॉस के भी 0 होगा, हाँ या ना। तो एक बात यहाँ पे ध्यान से लिख लीजिएगा बच्चों, क्या चीज, ध्यान से देखिएगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के तीनों इक्वल होंगे, 1 के बराबर होंगे। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये आपकी 0 होंगी, हाँ या ना। ये दोनों बातें याद रखेंगे, ठीक है। और ये साइक्लिक ऑर्डर याद रखिएगा, आई जे के ऐसे चलता रहता है बच्चों, साइक्लिक ऑर्डर में ही ये चलता रहेगा, क्लॉकवाइज। क्लियर है, क्लॉकवाइज। आई जे के, अरे एबीसीडी नहीं पढ़े हो, आई के बाद जे के बाद क्या आता है, वैसे ऑर्डर में पढ़ो। क्लियर है ये बात, हाँ या ना। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक। डायरेक्शन वगैरह थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है आप लोगों को, कैसे देखोगे डायरेक्शन को। अगली बात है बच्चों, आप लोगों ने जो डिफिनेशन पढ़ी थी, ए क्रॉस बी मॉड बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप यूनिट वेक्टर थोड़ी देर के लिए हटाते हैं और साइन थीटा देखते हैं। तो साइन थीटा क्या मिलेगा बच्चों, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड बी। एक बात गौर करने वाली है कि मैंने ए क्रॉस बी पे भी मॉड लगाया है, ठीक है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो रिजल्ट हमेशा आई जे के में ही आने वाला है, ठीक। लेकिन फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल पूछता है बच्चों, तो वहां पे ऐसे नहीं पूछता, वहां कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। और जब उसकी वैल्यू फाइंड करने को कहेगा तो आप आई जे के में आंसर नहीं छोड़ सकते, आप आई जे के में आंसर नहीं छोड़ सकते। आपको उसका मॉड पूछ रहा है, क्या पूछेगा, मॉडुलस पूछेगा, इस बात का रखिएगा। क्या साइन थीटा निकाल लोगे, ठीक। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो डिटर्मिनेंट वाला तरीका है बच्चों, उस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए दिया हुआ है 2i 3j प्लस के और बी वेक्टर दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के, ठीक है। मैंने कहा बच्चों ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब ए क्रॉस बी जब कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे बच्चों, पहले तो पहला काम क्या था, ध्यान से सीखो मेरे साथ, क्या पहला काम था, डिटर्मिनेंट बनाना। डिटर्मिनेंट बना के ऊपर यहाँ लिखना था आई जे और के, कैप लगा दो ना लगाओ चलेगा, कोई बात नहीं। ए वेक्टर जो है, पहला वेक्टर कौन सा है, ए, तो ए के कोफिशिएंट्स को लिख दो, ए के आई जे के कोफिशिएंट को लिख दो 2 3 1। ध्यान रखिएगा साइन के साथ ही लिखते हैं, अब यहाँ प्लस है तो कोई बात ही नहीं है। बी वाले को लिख दीजिए 1 1 और 1, ठीक। इसके बाद क्या सीखे बच्चों, इसके बाद आपने सीखा कि इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस लिखेंगे, ठीक बात है। थोड़े से बड़े हो जाओगे, मतलब 2-4-10 दिन, तो उससे फिर क्या होगा, डायरेक्ट इसको करने लगोगे। अभी फिलहाल आप लोग इस रास्ते को अपनाइए कि आई लिखिए, छोटा डिटर्मिनेंट बनाइए, जे लिखिए, छोटा डिटर्मिनेंट यानी कि सब डिटर्मिनेंट, प्लस के बनाइए और फिर छोटा डिटर्मिनेंट बनाइए, हाँ या ना। अब आई जो बनाया आपने, इस आई जिस रो में है जिस कॉलम में, क्या सीखे थे, जिस रो में है जिस कॉलम में उसको ढक लीजिए, क्या दिखेगा बच्चों 3 1 1 1, हाँ या ना। जे वाले को ढक लीजिए, जे वाले को ढक लीजिए, क्या मिलेगा 2 1 1 1, हाँ या ना। के वाले को ढक लीजिए, क्या मिलेगा 2 3 1 1। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये बात कैसे लिखी गई है, क्लियर है, हाँ या ना। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा बच्चों, यहाँ से तो मैंने लिखा आई
अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगा, कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिएगा 3 इंटू 1 3 होगा, 3 इंटू 1 3 होगा, तो 3 माइनस तो फार्मूले का है, 1 इंटू 1 1 होगा, ठीक, माइनस जे, इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू 1 2 होगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 होगा, प्लस के, क्या करोगे बच्चों, 2 इंटू 1 2 होगा, माइनस 3 इंटू 1 3 होगा। हाँ या ना, क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अब आंसर लिख लेते हैं बच्चों। 2 माइनस 1 क्या होगा? 2, 2 माइनस 1 क्या होगा? 2, तो यहाँ बचेगा बच्चों 2i। यहाँ देखिएगा माइनस जे पहले से है और 2 माइनस 1 1 होगा, तो केवल माइनस जे रह जाएगा, क्लियर है? प्लस का 2 माइनस 3 कितना बचेगा? माइनस 1, और माइनस 1 इंटू के यानी माइनस के। ये आपको मिल गया बच्चों ए क्रॉस बी। लेकिन आपसे इसकी वैल्यू पूछा था, ए क्रॉस बी की वैल्यू पूछा था। वैल्यू का मतलब बच्चों मैग्नीट्यूड। मैं कल ही फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, क्या वैल्यू का मतलब के फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि मुझे क्या निकालना है? मॉडुलस। क्या निकालना है? मॉडुलस। मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ या ना? 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। हाँ या ना? कितना हो जाएगा? √6। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ या ना? ठीक है बच्चों, कोई समस्या यहाँ तक? क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ बच्चों, ए क्रॉस बी जो है उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूँ मैं। ए क्रॉस बी क्या है? अगर दो वेक्टर है ए क्रॉस बी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसको एक थोड़ी छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है। ये अगर ए क्रॉस बी है, अगर ए और बी वेक्टर बीच का एंगल थीटा है, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दूं, ठीक, तो ए क्रॉस बी जो आएगा उस एरिया पैरेललोग्राम होगा, एरिया पैरेललोग्राम होगा। हाँ या ना? ये बात आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। क्या ए क्रॉस बी का रिजल्ट मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? ए क्रॉस बी एक ऐसे पैरेललोग्राम की एरिया को बताता है जिसके ए और बी दो एडजेसेंट साइड होंगे। ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? मतलब ज्योमेट्रिकली ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ज्योमेट्रिकली ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, ज्योमेट्रिकली किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ऐसे पैरेललोग्राम की एरिया को रिप्रेजेंट करता है जिसके दो एडजेसेंट साइड्स ए और बी होंगे, ठीक, और ये सीधे सीधे आपको एरिया के बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा, कभी आपको जीवन में काम आएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन ही ऐसे दे देता है कि आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, एक सवाल मैं दे रहा हूँ बच्चों, जैसे एक ये वेक्टर है, मान लीजिए पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, ध्यान रखिएगा। ए वेक्टर है 4i + 3j, 4i + 3j, और बी वेक्टर है बच्चों -3i + 6j, -3i + 6j, और आपसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। फाइंड एरिया, अगर ए और बी किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं तो आपको इसकी एरिया बतानी है, किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं तो आपको इसकी एरिया बतानी है। हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो चलिए ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं इसका, और एरिया बताने की। एरिया पूछा आपसे, फाइंड द एरिया, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में बार बार इस बात पे आप फंसेंगे। क्या पूछा है आपसे? फाइंड द एरिया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक। चलिए, ये हमें फार्मूला पहले से पता है कि ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा आई, फिर लिखा जे, और फिर लिखा के, क्लियर है। डिटर्मिनेंट बनाया, एक का वेक्टर लिखा, आई के नीचे ही आई वाला लिखोगे, जे के नीचे 3 लिखोगे, और के है ही नहीं तो उसके नीचे 0 लिखोगे। के है ही नहीं तो उसके लिए क्या लिखोगे? 0 लिखोगे, क्लियर है। चलो, बी के लिए लिखो -3 6, और इसके लिए क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। हाँ या ना? अब चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आई छोटा डिटर्मिनेंट माइनस जे छोटा डिटर्मिनेंट प्लस के छोटा डिटर्मिनेंट, इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस होगा ना? हाँ या ना? अब तक तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए जरा। आई वाले को बंद कर दीजिए, क्या मिला? 3060। जे वाले को बंद कर दीजिए, क्या मिलेगा? 40 - 30। के वाले को बंद करिए, क्या मिलेगा? 43 - 36। हाँ या ना? ये बात तो क्लियर हो रही है ना? कैसे हो रहा है? क्लियर है? चलिएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो ये 0 हो जाएगा, ये भी -0 हो जाएगा, खत्म मैटर। यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -0 हो जाएगा। तो 0 क्या ही फर्क पड़ता है। के, इसको देखिए 6 और 4, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 4 कितना होगा बच्चों? 24। माइनस फार्मूले का है, गलती मत करिएगा। और 3 और 3 कितना हो गया? -9। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ पा रही है आपको? ठीक है, तो जरा देखिएगा, ये बच गया आपका के, और ये 24 और 9,
ठीक है 33। तो A क्रॉस B क्या बचा बच्चों, क्या आया, क्या कैलकुलेट हुआ 33K। लेकिन आपसे पूछा क्या था, एरिया। क्या पूछा था बच्चों, एरिया। तो क्या यही आंसर है, बिल्कुल नहीं, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया पूछा था, तो मैंने आपको अभी सिखाया। इसका मतलब क्या पूछा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 33 का स्क्वायर, बाहर 33 स्क्वायर यूनिट। कोई यूनिट नहीं दिया तो स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं। हाँ, या सेंटीमीटर मीटर में देता तो मीटर स्क्वायर लिखता है, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर हो रही है, हाँ या ना बच्चों, कर पाएंगे इतनी बातों को सभी लोग, क्लियर है सबको, ठीक है। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है ये बात क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसके कुछ सवाल मैं देता हूं आपको, कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको, इसको घर से ट्राई करेंगे, ठीक है। देखिए अगर आपको मान लीजिए ए दिया हुआ है -2i -3j + 4k एक वेक्टर है, और बी आपको दिया हुआ है बच्चों -i + 2j + 7k, आपको दिया है फाइंड ए डॉट बी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात फाइंड करिएगा बच्चों ए क्रॉस बी, क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है। तीसरी बात क्या फाइंड करेंगे बच्चों, ए क्रॉस बी का मॉड। चौथी चीज फाइंड करिएगा कॉस थीटा, ठीक है, हाँ या ना। और पांचवी चीज फाइंड करिएगा साइन थीटा, ठीक है। एक ये सवाल है, इससे आप डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जो भी होगा, जैसा भी पढ़ा आपने, इसको एक बार लेक्चर को ध्यान से लिखिएगा, पढ़िएगा और इसको करने की कोशिश करिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तक की उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी बच्चों, ठीक है। ठीक, सबसे पहले मैथमेटिकल टूल देखिए, फिर वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर देखिए, फिर वेक्टर का सेकंड लेक्चर देखिए, ठीक है। और जो भी बच्चे, अभी तो ये यूट्यूब पे आ रही है वीडियोस, ठीक है, ऐप पे भी हमारे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे जाके आप लोग विनगोल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे वीडियो के अपडेट, नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबका, आप वहाँ से उन चीजों से जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। चैनल से भी जुड़े रहिए, समय समय पर नई चीजें आती जाती रहती हैं बच्चों, ठीक है। उसको देखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।